नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मौजूदा बाजार में अगर इक्विटी में तेजी का फायदा चाहिए और डेट फंड में आने वाले संभावित रेट कट का भी लाभ उठाना है तो हाइब्रिड फंड से एक साथ कई एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं। कुछ ऐसे हाइब्रिड फंड की आज बात करने वाले हैं जो अभी पोर्टफोलियो में कम जोखिम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हमारे साथ इसी पर खास चर्चा के लिए ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ जुड़ चुके हैं और विकासपुरी हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से हैं हमारे साथ। ऋषिकेश और विकास दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और हाइब्रिड फंड पर रहने वाली है खास चर्चा और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी के बाजार में हाइब्रिड फंड में क्या फंड करना लाभदायक है और कहां पर करें, कैसे करें। पर ये जो हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं विकास, कैसे मौकों की हम तलाश कर रहे हैं अभी बाजार में। हम कह रहे हैं कि इक्विटी से अगर फायदा उठाना है, इक्विटी की ग्रोथ का फायदा उठाना है, डेट में आने वाले टाइम में रेट कट की संभावना जो है उसका भी अगर लाभ उठाना है तो शायद एक ऐसा स्पेस है जहां पर दोनों ही फंड्स का अच्छा समावेश है, वहां पर किया जा सकता है इन्वेस्ट। पर इक्विटी में कहां पर मौके और डेट में किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में अराइज हो सकती हैं। धन्यवाद स्वाति अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए स्वाति, अगर हम प्योर इक्विटी की बात करते हैं तो भी अगर आप बाजार देखेंगे पिछले 1-1.5 महीने में काफी टूटा है और निफ्टी की अगर आप रिटर्न को छोड़ दीजिए, इनफैक्ट पोर्टफोलियो लेवल पे काफी सारी करेक्शन हुई है, स्टॉक लेवल पे काफी करेक्शन हुआ है लोगों का। तो इक्विटी में तो अपॉर्चुनिटी है ही है, लेकिन डेट में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज डेट में अभी जिस तरीके से माहौल बन रहा है कि सूनर देन लेटर, चाहे वो 1 क्वार्टर के बाद हो या 2 क्वार्टर के बाद हो, आरबीआई रेट कट करेंगे। बिकॉज यूएस ने ऑलरेडी रेट कट स्टार्ट कर दिया, तो हम भी फॉलो करेंगे। सो जनरली टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे तो डेट फंड में जब रेट कट होता है तो देयर इज एम टू एम गेन इन डेट फंड्स। तो यानी कि आपको डेट फंड में भी एक अच्छी रिटर्न आने के चांसेस बन जाते हैं। अब इस परिस्थिति में वो इन्वेस्टर्स जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं बट प्योर इक्विटी पे नहीं जाना चाहते लेकिन उनको रिटर्न भी चाहिए, तो ये बहुत एक रेयर कॉम्बिनेशन है या मौका है जब आपको डेट से भी अच्छी रिटर्न के चांसेस हैं। और आज नहीं तो कल कुछ समय के बाद इक्विटी मार्केट्स भी वापस रिबाउंड करेंगी, तो आपको इक्विटी से भी रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा और डेट से भी मिलेगा। और ऐसे मौके पे यदि कोई मॉडरेट या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं जो ये चाहते हैं कि हमें रिटर्न थोड़ी सी इक्विटी के बराबर की मिल जाए लेकिन रिस्क हम कम लें, तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है? तो आज वो समय है जब, या आज का सिनेरियो ऐसा है जब हम डेट फंड में और इक्विटी फंड में कंबाइंड अगर एक्सपोजर ले थ्रू हाइब्रिड फंड्स। तो हाइब्रिड फंड्स क्या हो गया? इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन। तो उसके थ्रू अगर हम लें तो अच्छी एक इक्विटी की जैसी रिटर्न के चांसेस बन सकते हैं और रिस्क बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो डेट और इक्विटी दोनों में निवेश का मौका आपको एक हाइब्रिड फंड देता है। ऋषिकेश, अभी हम क्योंकि हाइब्रिड फंड्स की बात कर रहे हैं, हाइब्रिड फंड में भी बहुत सारे फंड्स हैं, कैटेगरी है इनफैक्ट ये पूरी हाइब्रिड फंड की, जिसमें इक्विटी डेट से जुड़े हुए बहुत सारे फंड हैं। कईयों में तो मल्टी एसेट की जब बात करते हैं तो मल्टी एसेट में बेसिकली गोल्ड और रीट्स में भी, इन्वेट्स में भी निवेश का मौका मिलता है। ज़रा समझना ज़रूरी है कि हाइब्रिड फंड की जो सूटेबिलिटी है एट दिस मोमेंट एक निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए कैसी है। नमस्ते स्वाति जी, विकास जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। हाइब्रिड फंड की सूटेबिलिटी ये टाइम पे कैसी है? मेरे कहना ये है कि हाइब्रिड फंड जो होते हैं वो उसका फॉर्मेशन ही ऐसा होता है कि उसका जो एलोकेशन होता है, एसेट एलोकेशन होता है, वो होता है फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पे। तो अगर डिस्क्रिशन फंड मैनेजर का होने वाला है और पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन जो सर्वप्रथम स्टेप होता है पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्ट का, वो अगर डोर आपके हाथ में नहीं है तो छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा कहना यह है कि एसेट एलोकेशन जो है इक्विटी और डेट के बीच में, इक्विटी और गोल्ड के बीच में, इक्विटी डेट और गोल्ड के बीच में जो जो कोई एसेट एलोकेशन आपको रखना है वो आपने निर्धारित करना चाहिए, ना कि आपने फंड मैनेजर के भरोसे रहना चाहिए। एसेट एलोकेशन ये स्टेप 2 हो जाता है। स्टेप 1 होता है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य 13-14% का रिटर्न बनाना है तो अगर 13-14% का रिटर्न बनाना है तो 80-90% जो है वो इक्विटी में जाना चाहिए और 10-20% जो है वो डेट में जाना चाहिए। लेकिन इसकी भागदौड़ जो है वो अपने हाथों में होनी चाहिए और ना कि फंड मैनेजर के हाथों में होनी चाहिए। तो हाइब्रिड फंड्स जो है वो मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छा जरिया नहीं है एसेट एलोकेशन करने का। एसेट एलोकेशन जो है वो हम खुद से करें तो काफी अच्छा रिटर्न्स आ सकता है।
बिल्कुल। हाइब्रिड फंड के अलग अलग फंड्स पर अगर नज़र डालें इस कैटेगरी में, जैसा ऋषिकेश ने बताया कि आप डाइवर्सिफाइड अगर आपको पोर्टफोलियो चाहिए तो आपके पास डाइवर्सिफाई करने के और भी कई तरीके हैं पोर्टफोलियो के। लेकिन अगर आप ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते हैं, आप एक फंड मैनेजर पर छोड़ देना चाहते हैं कि इक्विटी में कितना जाए, डेट में कितना जाए, बाजार की अलग अलग वैल्यूएशन के हिसाब से आपका फंड मैनेजर डिसाइड करेगा, तो आप कोई एक हाइब्रिड फंड ले सकते हैं। लेकिन पूरा पोर्टफोलियो हाइब्रिड फंड से तो भरा नहीं जा सकता, एक प्रॉपर एक पोर्टफोलियो मिक्स होना चाहिए। अब सिर्फ अगर हाइब्रिड फंड के इस पूरे यूनिवर्स की बात करें, अक्टूबर में जितना इन्वेस्टमेंट आया है हाइब्रिड फंड में, सबसे ज़्यादा पैसे तो आर्बिट्राज में आए। हमने देखा कि डेफिनेटली डेट फंड के एंटिसिपेशन में भी आर्बिट्राज फंड को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। छोटे टर्म के लिए आर्बिट्राज फंड में काफ़ी ज़्यादा पैसे, लगभग 7,000 करोड़ तक के गए हैं। अगेन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में काफ़ी अच्छे पैसे आए हैं, ऑलमोस्ट 3800 करोड़ रुपए के। फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में काफ़ी अच्छे 2456 करोड़ तक का इनफ्लो आया है। फिर आपके बाकी जो इस कैटेगरी के फंड है उसमें पैसे आए हैं। अगर हम विकास हाइब्रिड फंड के अंदर के भी अगर इसको बाइफरकेट करें, फंड्स की बात करें, एक ऐसी कैटेगरी मल्टी एसेट एलोकेशन, जहां पर हमने सितंबर में भी अच्छा पैसा आता हुआ देखा और अक्टूबर में भी अच्छा पैसा आया। क्या वजह है कि जो निवेशक हैं वो इस फंड को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? आई थिंक जो ह्यूज वॉलेटिलिटी हुई स्वाति, उसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो गए कि हम क्या करें, कहाँ पे डालें। बिकॉज आपके गोल्ड क्या था कि गोल्ड रन अप दे रहा था। अगर हम पिछले एक महीने की बात अगर छोड़ दें, बिकॉज वहाँ पे आपके कैपिटल मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा सा फॉल आया, बट आइडिया ये था, लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं प्योर इक्विटी में जाता हूँ तो मेरा रिस्क बहुत बढ़ रहा है सिंगल एसेट क्लास में, या मैं प्योर गोल्ड में जाता हूँ तो गोल्ड भी बहुत हाई चला गया था। तो जब कंफ्यूजन हो जाती है तो तब क्या होता है कि बहुत सारे एडवाइजर्स ये बोलते हैं कि आप एक बहुत अधिक रिटर्न की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन आपको पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, तो एक टैक्टिकल कॉल थ्रू आप मल्टी एसेट फंड ले लीजिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो आपको एक डेट फंड प्लस सम रिटर्न दे दे। तो उसमें फिर कैसा था कि यदि मान लीजिए गोल्ड फर्दर रन अप हो जाता तो थोड़ा गोल्ड की रिटर्न मिल जाती या सिल्वर की रिटर्न मिल जाती, या क्योंकि मल्टी एसेट फंड में क्योंकि अब बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो इक्विटी का टैक्सेशन के लिए आर्बिट्राज को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो कुछ रिटर्न आपको आर्बिट्राज से आ जाएगी। हम डेट की बात करें कि डेट में अगर रेट कट होगा तो उसका एक M2M गेन आ सकता है। तो ऑल इन ऑल हम ये बोलेंगे कि यदि मान लीजिए आपने 3 से 4 एसेट क्लास का मिक्स हो गया मल्टी एसेट में, उसमें एक आधा अगर एसेट क्लास अच्छा नहीं भी करता है तो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाएगी थ्रू मल्टी एसेट फंड। इसीलिए उसके बहुत ज्यादा पुश किया गया। और आई थिंक जो डर का माहौल बन गया है एक इन्वेस्टर के अंदर की मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी हो गई पिछले कुछ टाइम से, ग्लोबल हो गई, थोड़ा सा डोमेस्टिक भी कुछ जो आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स इतने एनकरेजिंग नहीं आए, तो निवेशकों को ये लगा कि क्यों ना मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी के थ्रू इन्वेस्ट किया जाए, कि यदि बहुत अधिक या अच्छा रिटर्न नहीं भी बने तो एटलीस्ट मे बी फंड उतना जोर से ना गिरेगा, बिकॉज थोड़ा गोल्ड का हैज मिल जाएगा, या सिल्वर की तरफ से हैज मिल जाएगा, आर्बिट्राज फंड की तरफ से हैज मिल जाएगा, डेट की तरफ से हैज मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिटर्न को चेज करने के लिए मल्टी एसेट नहीं लिया, थोड़ा सा पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए या रिस्क फैक्टर को थोड़ा कम करने के लिए वो पोर्टफोलियो में ऐड किया गया। बट आई एम श्योर ये एक टैक्टिकल कॉल है, ये एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो सकता है ये पोर्टफोलियोज में लोगों ने ऐड नहीं किया हो। और जब से टैक्सेशन में बदलाव भी हुआ है ऋषिकेश, क्या बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स हैं मल्टी एसेट एलोकेशन को टुवर्ड्स इक्विटी हैवी रख रहे हैं? जब से बदलाव हुआ है पिछले एक आध महीने में क्या नोटिस किया गया है? क्योंकि विद इन मल्टी एसेट एलोकेशन ही 65% से ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन के कुछ फंड्स हैं, और फिर कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि अपना जो इक्विटी एलोकेशन है वो 65% से कम रख रहे हैं, बेसिकली 35 से 64% तक रख रहे हैं। अब उसमें तो आपका डेट का लग जाएगा पूरा जो टैक्सेशन है, और 65% से ज़्यादा एज इट इज़ ऑलरेडी मेंशन वो आपको इक्विटी का उसमें टैक्सेशन लगेगा। तो फंड मैनेजर्स का जो रुझान है वो किस तरफ है इन मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी? स्वाति जी, जो आपने बहुत सही फरमाया कि टैक्सेशन की वजह से काफ़ी तब्दीलियाँ आई है कॉन्सेप्ट ऑफ द फंड्स में, स्पेशली 65% का जो नियम आया है उसके वजह से। लेकिन इक्विटी एज अ मार्केट भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, इसके वजह से ये भी एक वजह हो सकती है जिसके वजह से फंड मैनेजर्स का रुझान इक्विटी की तरफ हुआ है। और अगर देखा जाए टैक्सेशन के हिसाब से, तो इक्विटी अगर हैवी हो तो
इक्विटी का टैक्सेशन आज के तारीख में सारे इन्वेस्टमेंट होराइजन्स में सबसे कम टैक्सेशन जो है वो इक्विटी का है। हालांकि ये चीज भी कही जाती है कि एक जमाने में इक्विटी पे कोई टैक्स नहीं लगता था, अभी 12.5% का टैक्स लगता है। लेकिन amongst all the taxations which are available in the investment space, इक्विटी का जो टैक्सेशन है वो सबसे कम देखा जाता है। तो दो कारण हो सकते हैं, एक तो टैक्सेशन का कारण हो सकता है जिसके वजह से रुझान बढ़ गया है इक्विटी की तरफ। दूसरी चीज ये भी है कि वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अर्निंग्स अगर देखी जाए तो जैसे जैसे अर्निंग्स के रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो वो भी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो इसके वजह से इक्विटी की तरफ झुकाव जो फंड मैनेजर्स का है वो दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं, मैं सिर्फ टैक्सेशन की वजह से नहीं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। और रिटर्न को भी जरा देख लेते हैं। एक साल में हाइब्रिड फंड में ही हम रिटर्न का टेबल भी अब आपको दिखाते हैं कि 1, 3 और 5 साल में बेसिकली हाइब्रिड फंड कैटेगरी के अलग अलग फंड्स में रिटर्न कितना आया है। और विकास, उस पर आपसे एक राय लेना चाहेंगे, क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन की बात हो रही, लगभग 21% का रिटर्न तो हमने यहाँ पर देखा है एक साल में। लेकिन उससे कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हाइब्रिड में अराउंड 24% तक का एक साल में हमें रिटर्न देखने को मिला है। फिर आपका बैलेंस हाइब्रिड आ जाता है और बैलेंस एडवांटेज फंड है, लगभग 20% तक के रिटर्न के साथ एक साल में ये फंड आ रहे हैं। फिर 3 और 5 साल के रिटर्न भी है जो कि अलग अलग जो है नंबर्स डिनोट करते हैं। पर एक साल में जो हम ये हाइब्रिड फंड की कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं विद इन अग्रेसिव हाइब्रिड, देन मल्टी एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज, ये क्या बताता है? एग्रेसिव हाइब्रिड को कैसे समझे इस कैटेगरी को? देखिए, एग्रेसिव हाइब्रिड इसलिए हो गया क्योंकि उसमें टैक्सेशन इक्विटी को रखने के लिए आपका एक्सपोजर अप टू 65% तो जा ही सकता है इक्विटीज का, इनफैक्ट उससे अधिक भी ज्यादा चले जाता है। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या होता है, फंड मैनेजर्स इक्विटी टैक्सेशन को मीट करने के लिए यदि बैलेंस एडवांटेज फंड का कॉन्सेप्ट किए है स्वाति कि डेट और इक्विटी में वो बैलेंसिंग करते रहते हैं फंड मैनेजर्स, कि जब लगता है कि मार्केट की पी बहुत हाई हो गई, कोई पीई का फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई दूसरे फॉर्मूले को यूज करके करते हैं, बट जनरली वैल्यूएशंस का एक क्राइटेरिया, कॉमन क्राइटेरिया जो बैलेंस एडवांटेज फंड रखते हैं। सो फंड मैनेजर्स देखते हैं यदि वैल्यूएशंस बहुत हाई हो गई हैं तो वो इक्विटी को कट करते जाते हैं और डेट का कंपोनेंट बढ़ाते चले जाते हैं। हालांकि डेट का कंपोनेंट वो एक पॉइंट पे आके आर्बिट्राज को ऐड कर देते हैं ताकि टैक्सेशन इक्विटी की बनी रहे। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो, ये पिछले एक साल में अगर देखेंगे तो फंड मैनेजर्स की फेवर में आया, बिकॉज उनको जब वैल्यूएशंस बहुत हाई हो गई तो काफी सारे फंड मैनेजर्स ने अपने बैलेंस एडवांटेज फंड की जो इक्विटी, प्योर इक्विटी एलोकेशन थी उसको कम कर दिया, आर्बिट्राज में बढ़ा दिया ताकि इक्विटी टैक्सेशन बनी रहे। उसकी वजह से क्या हो गया कि कैश होल्डिंग जो थी वो इनके पास अधिक थी। और बीच बीच में अगर आपने देखा हो स्वाति, जैसे 4 जून को रिजल्ट आए थे, उस समय बाजार एकदम से काफी जोर से गिरा था। जिस दिन बजट पेश हुआ बाजार उस दिन बड़े जोर से गिरा था। फिर एक हफ्ता ऐसा आया था जब येन अनवाइंडिंग की बात हुई थी तो उसमें बाजार जोर से गिरा था। हालांकि छोटे छोटे साइकिल्स थे जिसमें बाजार तेजी से गिरा और तेजी से रिकवर हो गया, बट उसमें जो है फंड मैनेजर्स को बहुत अच्छा मौका मिल गया पार्टिसिपेट करने का, कि जो वो उनकी डेट होल्डिंग या आर्बिट्राज फंड की होल्डिंग बढ़ गई थी उसको तुरंत उन्होंने डिप्लॉय कर दिया और जब मार्केट रिकवर हुआ तो एक फास्ट रिटर्न आया। सेकेंडली, जो डेट का कंपोनेंट था उसमें भी अगर आप देखेंगे स्वाति, हमारा थोड़ा सा जैसे 10 ईयर का पेपर की बात करते हैं वो 720-725 की रेंज से गिर के अब 695 आया। तो डेट फंड्स में एक मार्क टू मार्केट गेन भी आ गया, जो यील्ड्स हमारी ड्रॉप हुई। तो बैलेंस एडवांटेज और हाइब्रिड कैटेगरी को इक्विटी का भी बेनिफिट मिल गया बाय रिबैलेंसिंग और डेट का भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इनकी रिटर्न लगभग एज गुड एज इक्विटी फंड आ गई। और ये थोड़ा सा हो सकता है बिकॉज अब मार्केट्स डाउन है तो फंड मैनेजर्स बैलेंस एडवांटेज में वापस इक्विटी कंपोनेंट बढ़ा रहे होंगे अपना, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा टर्न होगा तो इक्विटी का भी रिटर्न आएगा और डेट का, जैसे मैंने बोला कि अगर आगे रेट कट आते हैं और फर्दर थोड़ा सा डेट की यील्ड सॉफ्ट होती हैं तो उसमें भी रिटर्न आएगा। इसलिए एज अ टैक्टिकल प्ले या जो रिटायरमेंट ले चुके हैं लोग उनके लिए अच्छी एक ऑप्शन है ये। बिल्कुल। तो बैलेंस एडवांटेज फंड इस पूरी कैटेगरी में बहुत पॉपुलर कैटेगरी भी है जिसमें अच्छा खासा निवेश आता हुआ भी हमने देखा है। पर कौन से फंड से जो आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं विद इन हाइब्रिड कैटेगरी, इस पर जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की राय। बने रहिए हमारे साथ। हाइब्रिड फंड्स पर खास चर्चा करें। अगर आपको इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड और प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना है,
थ्रू रीट्स एंड इनवेट्स ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर आप के पास हाइब्रिड कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध है। ऋषिकेश पालवे और विकास पुरी से आज हमारी खास चर्चा चल रही इसी कैटेगरी पर। ऋषिकेश, अगर एक कोई फंड आपको मतलब विद इन दिस कैटेगरी अगर आपको कोई पसंद आ रहा हो, क्योंकि लगभग 7 फंड्स है इस कैटेगरी के, तो आपकी पसंद क्या होगी इसमें ऋषिकेश? अगर चुनाव करना ही है वन ऑफ द कैटेगरीज में, तो मैं मल्टी एसेट में निवेश करने को कहूँगा। कारण एक ही है इसका, क्योंकि मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 4-5 सालों के, और 5 साल काफ़ी अच्छा टर्म माना जाता है। लेकिन अगर सिर्फ हाइब्रिड में ही इन्वेस्ट करना है तो डायनामिक में देखा जाएगा, क्योंकि फंड मैनेजर जो है वो फिक्सेटेड नहीं रहते कि इक्विटी में इतना रहेगा या डेट में इतना रहेगा। तो काफ़ी सारे कैटेगरीज है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। तीसरी कैटेगरी मेरी रहेगी कि अग्रेसिव जो कैटेगरी होती है, जहाँ पे करीबन 65 to 80% आप इक्विटी में निवेश कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशंस शायद अच्छे हो सकते हैं। तो ये 3 पिक्स रहेंगे मेरे हाइब्रिड कैटेगरी में अगर निवेश करना है तो। क्योंकि हाइब्रिड फंड के अंदर बहुत सारे फंड होते हैं, अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए, कंजर्वेटिव है, एग्रेसिव है, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट, इक्विटी सेविंग्स। हर किसी का जो इक्विटी टू डेट का एलोकेशन है वो कुछ अलग है, और इसी हिसाब से इसमें टैक्सेशन भी लगता है। मल्टी एसेट में कुछ कैटेगरीज में डेट का है, कुछ में इक्विटी का है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में मोस्टली आपका डेट का टैक्सेशन लगता है, और बाकी मोस्टली आपकी इक्विटी की टैक्सेशन है। मैं अब विकास आपसे जानूंगी, हाइब्रिड कैटेगरीज के कौन कौन से फंड्स आपको पसंद आ रहे हैं? देखिए स्वाति, अगर हम हाइब्रिड कैटेगरी में बात करें तो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी जैसा हमने डिस्कस किया, उसमें आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज एक अच्छा फंड है। एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज अच्छा फंड है। और वहीं पे अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करते हैं तो उसमें टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड एंड एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड, ये 2 अच्छे फंड हैं जो आपको एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी दे देते हैं, और रिटर्न उनकी ऑलमोस्ट इक्विटी के आसपास वो कई बार जनरेट कर देते हैं। सो कंजर्वेटिव अगर हाइब्रिड फंड की बात करेंगे, ये क्योंकि कंजर्वेटिव है और टैक्सेशन इसका डेट का है, जनरली जो लोग रिटायर हो चुके हैं और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन एफडी से लिटिल बिट बेटर अगर रिटर्न करनी है तो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। उसमें कोटक डेट हाइब्रिड फंड और आईसीआईसीआई प्रू का रेगुलर सेविंग्स फंड 2 अच्छे फंड है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप इक्विटी सेविंग्स की अगर आप बात करते हैं तो कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड और बंधन इक्विटी सेविंग्स फंड जो है वो 2 अच्छे ऑप्शंस हैं जो लिए जा सकते हैं। एंड अगेन कमिंग टू मल्टी एसेट फंड, क्योंकि हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप वो वाले मल्टी एसेट फंड लीजिए जहां पे आपका टैक्सेशन इक्विटी का, बिकॉज वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट फंड, आदित्य बिरला का मल्टी एसेट फंड और एचडीएफसी का मल्टी एसेट फंड इक्विटी टैक्सेशन वाला है। इसके थ्रू आप मल्टी एसेट फंड का एक्सपोजर ले सकते हैं। बिल्कुल। तो जो कुछ पसंदीदा फंड्स है विद इन हाइब्रिड कैटेगरी, उसके फंड्स बताएं आपको विकास पुरी ने। ऋषिकेश, आपके जो नज़र में आइडियल पोर्टफोलियो है उसमें वी प्रिज्यूम सिर्फ हाइब्रिड फंड्स नहीं होंगे, उनके हाइब्रिड फंड्स की क्योंकि आज मेनली चर्चा कर रहे हैं, पर अपार्ट फ्रॉम हाइब्रिड और विद इन हाइब्रिड आपको एक पोर्टफोलियो के लिए कौन से फंड्स पसंद आ रहे हैं? जी स्वाति जी, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है या एसेट एलोकेशन करना है तो वो पोर्टफोलियो लेवल पे करना चाहिए, स्कीम लेवल पे नहीं करना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि 80% जो है वो इक्विटी में जाना चाहिए, 20% जो है वो डेट में जाना चाहिए। अभी इक्विटी में भी देखा जाए तो काफी कैटेगरीज होती है, लेकिन उसमें से कुछ चुनाव करना चाहूंगा। आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड, कॉन्ट का लार्ज कैप फंड, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप फंड है ये, इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है, और एसबीआई का जो है वो कॉन्ट्रा फंड है। तो ये फंड्स मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। इसके अलावा अगर मैं 20% डेट में डालना चाहता हूँ तो टैक्सेशन के हिसाब से मेरा चुनाव आर्बिट्राज फंड रहेगा, क्योंकि उसके रिटर्न्स जो है अगर 1 साल से पहले इन्वेस्टमेंट करना है तो वो मैं आर्बिट्राज में कोटक आर्बिट्राज फंड और एसबीआई आर्बिट्राज फंड रेकमेंड करूंगा। तो ये मेरे रिकमेंडेशंस रहेंगे इक्विटी और डेट दोनों स्पेस में। और मैं कहूंगा कि अगर एसेट एलोकेशन करना है तो पोर्टफोलियो लेवल पे कीजिए, स्कीम लेवल पे मत कीजिए। बिल्कुल। तो ये कुछ फंड्स हैं जो ऋषिकेश को लगता है कि उनके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं, और
विकासपुरी की तरफ से भी उनके पसंदीदा फंड्स हमने समझे विद इन हाइब्रिड कैटेगरी। तो हमने समझा क्या ज़रूरत है हाइब्रिड फंड्स की, कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ पर इसकी खास ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ऋषिकेश और साथ ही विकासपुरी, आप दोनों का हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।